हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तारीख है 4 सितंबर 2020। तो चलिए 4 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो देख लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में आप जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग का क्यूज भी खेल सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, गौतम स्टडी अड्डा नाम है दोस्तों। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसे वीडियो को एवरीडे देखने के लिए, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी क्लियर होता है, तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी 48वां। दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का जो रैंक है वो है 48वां दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 की समग्र रैंकिंग में भारत को 48वीं रैंक दी गई है। भारत 2019 में 52वें और 2015 में 81वें स्थान पर था दोस्तों। यह भी नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSEAD द्वारा सह प्रकाशित है। GII 2020 में 131 देश या अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, जो दुनिया की 5% आबादी और 97.4% GDP को दर्शाती है। स्विट्जरलैंड जो है सूचकांक में सबसे ऊपर है, टॉप पर है, शीर्ष पर है दोस्तों। उसके बाद स्वीडन है और अमेरिका दोस्तों। और ये हमेशा चलता रहा दोस्तों। स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे रहता है दोस्तों, स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन और उसके बाद अमेरिका। और दोस्तों 2020 का विषय यानी थीम है दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसने ग्रैंड स्लैम सिंगल का मुख्य ड्रा जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, सुमित नागल। ये देखिए आपके सामने है सुमित नागल दोस्तों, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम सिंगल का मुख्य ड्रा जीता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सुमित नागल जो कि 23 वर्ष के हैं, पिछले 7 वर्षों में एक ग्रैंड स्लैम में एकल का मुख्य ड्रा जीतने वाले पहले भारतीय बने। वह यूएस ओपन के पहले राउंड में अमेरिका के ब्रैडली क्लान को 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से हराकर मौजूदा यूएस ओपन टेनिस के दूसरे राउंड में पहुंचे। इससे पहले सोमदेव देववर्मन 2013 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचने वाले अंतिम खिलाड़ी थे दोस्तों। वह अब दूसरे राउंड में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम का सामना करेंगे। कौन दोस्तों? सुमित नागल। ये सुमित नागल। अब चलिए ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन जो कि 2020 का 5वां ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं दोस्तों। और वो 5 जो ग्रैंड प्रिक्स है दोस्तों, एक है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, एक ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स और 5वां जो है दोस्तों स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन बी में मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड दोस्तों, इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। और सोफिया पोपोव दोस्त जो कि हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जीते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण NPCSCB के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मिशन कर्मयोगी का शुभारंभ किया है दोस्तों। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण NPCSCB के लिए एक मिशन कर्मयोगी दोस्तों, ये देखिए आपके सामने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ को मंजूरी दी है। रुपए की राशि लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में 510.86 करोड़ खर्च किए जाएंगे। भविष्य को और अधिक
रचनात्मक कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवक को तैयार करने के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है। तो दोस्तों आप लोग जान गए कि मिशन कर्मयोगी क्यों शुरू किया गया है। अब चलिए ऑप्शन के बारे में भी मैं बता देता हूं दोस्तों। तो इंदिरा रसोई योजना दोस्तों, जो कि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और मिशन जीरो दोस्तों ये हाल ही में मुंबई नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है दोस्तों, यानी बैन किया है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 118 दोस्तों। इससे पहले किया गया था 59 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन दोस्तों, और अब किया गया है कल ही दोस्तों 118 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने खतरों के उभरते स्वरूप को देखते हुए 118 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। इन अनुप्रयोगों को अवरुद्ध कर दिया गया है क्योंकि यह जानकारी थी कि ये ऐप उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रह पूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला डीजी कौन बनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, उषा पाध्ये। ये देखिए आपके सामने है उषा पाध्ये, जिन्हें नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। उषा पाध्ये को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक यानी डीजी यानी डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। वह BCAS की डीजी नियुक्त की जाने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी है। वह नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थी और क्षेत्रीय संपर्क योजना का संचालन कर रही थी। वह राकेश अस्थाना की जगह लेंगे, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है दोस्तों, राकेश अस्थाना को। और दोस्तों एम वीर लक्ष्मी, आप लोग जो ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ये पहली महिला एम्बुलेंस चालक बन गई है दोस्तों भारत की, और कहां है दोस्तों, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट 2.0 शुरू किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट 2.0 शुरू किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण प्रबंधन हेतु 1 सितंबर 2020 से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरेज प्रतियोगिता शुरू की है। हर महीने विशिष्टियां आमंत्रित की जाएगी और पुरस्कार हेतु अधिकतम 10 प्रविष्टियों को चुना जा सकता है। यह सभी चयनित प्रविष्टियों में से प्रत्येक को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रतिभागियों को 300 शब्दों के लेख और कुछ तस्वीरों के साथ 1 से 15 मिनट के वीडियो में जल संरक्षण पर अपनी सफलता की कहानी भेजनी होगी। दोस्तों हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गिरिराज सिंह दोस्तों, और कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भू विज्ञान तथा खनिज संसाधनों हेतु समझौता हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड। दोस्तों भारत और फिनलैंड के बीच भू विज्ञान तथा खनिज संसाधनों हेतु समझौता हुआ है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सरकार ने वैज्ञानिक संपर्क मजबूत करने के इरादे से भारत और फिनलैंड के बीच भू विज्ञान और खनिज संसाधनों प्रशिक्षण और उपयुक्तता विश्लेषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दी। MOU के भागीदार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, खान मंत्रालय, भारत सरकार और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ फिनलैंड जियोलॉजियन
तुर्की मुस्के मेस्कुस रोजगार एवं अर्थव्यवस्था मंत्रालय फिनलैंड सरकार है। अब चलिए दोस्तों फिनलैंड के बारे में आपको बता देता हूं, जिसका राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री है सना मैरिन। अब ऑप्शन के बारे में दोस्तों, जापान जिसका राजधानी टोक्यो, जापानी येन इसका मुद्रा है, और जापान के जो प्रधानमंत्री थे बहुत लंबे समय तक शिंजो अबे दोस्तों, ये हाल ही में रिटायर हो चुके हैं। और अमेरिका दोस्तों जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, अमेरिकन डॉलर मुद्रा है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों इंडोनेशिया जिसका राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया, और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8वां है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो नाम से एक 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है। 15 दिनों तक यह अभियान चलेगा दोस्तों। अभियान के तहत 7178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने भाग लिया। अब चलिए दोस्तों मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया था। अब चलिए मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूं पूरा जानकारी। तो मध्य प्रदेश जिसका राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों अभी हाल में मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं एडिशनल चार्ज पे हैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल। स्थापना हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। और राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है दूधराज, राजकीय वृक्ष है बरगद, विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा 29, राज्यसभा 11, उच्च जिलों की संख्या 50 है, उच्च न्यायालय जबलपुर में। और भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक वाला जिला है दोस्तों मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश ही है। यहाँ कुल 46 प्रकार की जातियां पाई जाती है, जिनमें से गोंड, भील, मरिया, बैगा, कांबर और कंकाड़ है दोस्तों। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया एवं पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा भी गुजरता है। और ऐसे तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है भारत के। वह दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है कान्हा, बांधवगढ़, माधव, फौजिल, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, वन विहार और पेंच। और पेंच तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए कॉमन है दोस्तों। मध्य प्रदेश से दोस्तों अब जो हाल में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया था। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विद्युत कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। और हाल ही में कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया गया था दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया था। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान भी शुरू किया था। और हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा इंतजार आपका अभियान भी शुरू किया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का अनावरण किया गया था दोस्तों। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में है उड़ीसा जिसका राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, जिलों की संख्या 30, विधानसभा 147, लोकसभा 21 और राज्यसभा 10 है। चलिए छत्तीसगढ़ देख लेते हैं जिसका राजधानी है नया रायपुर। नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, उच्च न्यायालय है बिलासपुर, जिलों की संख्या 16, विधानसभा 90, लोकसभा 11 और राज्यसभा 5 है। अब चलिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप दोस्तों। और ये देखिए आपके सामने है मध्य प्रदेश दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है, गुजरात के साथ अपना सीमा बनाता है, इधर राजस्थान के साथ भी अपना सीमा बनाता है दोस्तों मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से सटा हुआ दोस्तों ये देखिए आपके सामने है छत्तीसगढ़ दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता ही है। इधर उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ, इधर महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है। और ये दोस्तों देखिए छत्तीसगढ़ के सटा हुआ दोस्तों उड़ीसा, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है। इधर आंध्र प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, झारखंड के साथ और
पश्चिम बंगाल के साथ, और उसके नीचे है दोस्तों बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना जानकारी काफी है, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतना जानकारी नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ यानी चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी विनोद कुमार यादव, जो कि रेलवे के वर्तमान समय में चेयरमैन भी हैं दोस्तों। ये देखिए आपके सामने हैं विनोद कुमार यादव, जो कि रेलवे बोर्ड के सीईओ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष वीके यानी विनोद कुमार यादव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अध्यक्ष और सीईओ एक डीजी यानी एचआर की सहायता से मानव संसाधन यानी एचआर के लिए जिम्मेदार कैडर नियंत्रक अधिकारी होंगे। मंत्रिमंडल ने पहले रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, जिसकी ताकत राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर सुधारों के हिस्से के रूप में 8 से 5 हो गई है। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा IRMS नामक एक केंद्रीय सेवा में 8 रेलवे संबंधित पंखों को विलय करने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों पीयूष गोयल का आप लोग जानते होंगे, ये हमारे रेलवे मंत्री हैं दोस्तों। दोस्तों रविंद्र भाकर को हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एंड फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC का सीईओ नियुक्त किया गया था दोस्तों। और राजीव कुमार को दोस्तों हाल ही में 2-3 दिन हुआ है, राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने CII-GBC एयरपोर्ट नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या GMR के नेतृत्व में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी मैनेजमेंट में 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विजाग स्टील प्लांट RINL VSP को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में CII-GBC द्वारा उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। हाल ही में कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था पोषण माह। दोस्तों पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है दोस्तों। और पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। 1982 से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और खाद्य पदार्थों के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि माना जा सकता है। NNW की घटनाओं को महिला और बाल विकास मंत्रालय, दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। भारत सरकार के खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है ताकि मानव शरीर में पोषण के महत्व और भूमिका को शिक्षित किया जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, ए और बी दोनों, यानी लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों शामिल हुआ है दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में दोस्तों। अब चलिए दोस्तों लद्दाख के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों लद्दाख जिसका राजधानी है दोस्तों लेह कारगिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं राधा कृष्णा माथुर। चलिए दोस्तों लक्षद्वीप देख लेते हैं, जिसका राजधानी है कावारत्ती और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं दोस्तों दिनेश्वर शर्मा। और नई दिल्ली के बारे में तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों अनिल बैजल। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों संघ शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र योजना से जुड़े और लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में उनकी अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में योजना के साथ लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ चाहे वहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुँच सके दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो को एवरीडे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।